Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. N.K. यादव। आज हम लोग इस वीडियो में केस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जेंडर पढ़े थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग नाउन के अंतर्गत केस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि केस का मीनिंग क्या है। तो सामान्यतः केस का दो मीनिंग है, एक कारक और दूसरा मुकदमा। जब आप थाना पर जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं और घर लौट के जब आते हैं तो लोग आपसे कहते हैं केस तूने कर दिया, यानी वहां पर केस का मीनिंग हो जाएगा मुकदमा। लेकिन जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस समय जब आप केस पढ़ते हैं तो वहां पर केस का मीनिंग कारक होता है। तो वही कारक आज हम लोग पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे केस में। यदि आप लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोई भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको बेनिफिट होगा। आइए देखते हैं केस। केस क्योंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत केस यहां पर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर केस का मतलब हो जाएगा कारक। केस का अर्थ हो जाएगा कारक। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज केस। केस क्या है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। केस shows the relationship of a noun or a pronoun with the other words in a sentence. Case shows the relationship of a noun or a pronoun with the other words in a sentence. कारक किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यू नो मी एंड Rikesh's friend मनीष। अब देखिए, यू नो मी रिकेशेस फ्रेंड मनीष। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, एंड एवं रिकेशेस फ्रेंड यानी रिकेश का मित्र मनीष को, यानी तुम मुझे एवं रिकेश के मित्र मनीष को जानते हो। तो यहां क्लियर है कि यहां चार केस का चर्चा किया गया है। एक यहां यू, एक यहां मी, एक यहां रिकेशेस और एक यहां मनीष। अब यहां चार केस हैं, तो अब कहिएगा इसमें कौन कौन सा केस है। तो ये है एनसी। एनसी का फुल फॉर्म होता है नॉमिनेटिव केस, इसी को कहते हैं एससी। एनसी कहिए या एससी कहिए। एनसी का मतलब होता है नॉमिनेटिव केस एंड एससी स्टैंड्स फॉर
सब्जेक्टिव केस। मी है ओसी, ओसी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव केस, ओसी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव केस। ये है पीसी, पीसी स्टैंड्स फॉर पजेसिव केस, या जीसी जेनिटिव केस। पीसी का फुल फॉर्म है पजेसिव केस और जीसी का फुल फॉर्म है जेनिटिव केस, संबंध कारक। और मनीष जो कॉमा के बाद आया है तो ये है वीसी। अब वीसी का मतलब वाइस चांसलर मत समझ लीजिएगा, यहां पर वीसी स्टैंड्स फॉर, हेयर वीसी स्टैंड्स फॉर वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, संबोधन कारक। आइए अब देख लीजिए कितने कारक है, यहाँ पर 4 कारक हैं। एनसी या एससी, एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस, एससी मतलब सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक, ओसी ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, पजेसिव केस या जेनिटिव केस संबंध कारक, वीसी वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे कारक 8 होता है, लेकिन इंग्लिश व्याकरण में मात्र 4 है, यानी 8 का सीधे हाफ है। तो आइए एक ट्रिक बताते हैं। हिंदी में है कारक 8, इंग्लिश में है केस सीधे हाफ, हाफ, हाफ मीन्स आधा, 8 का आधा यानी 4। हिंदी में है कारक 8, इंग्लिश में है केस सीधे हाफ यानी 8 का हाफ यानी 4। क्लियर हो गया कि केस इंग्लिश में 4 प्रकार के होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। पहला नॉमिनेटिव केस, इसको शॉर्ट में एनसी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस, इसको शॉर्ट में एससी बोला जाता है। बी दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, इसको शॉर्ट में ओसी बोला जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस 2 प्रकार के हैं, एक्यूजेटिव केस, शॉर्ट में कहते हैं एसी, और दूसरा है डेटिव केस, इसको शॉर्ट में कहा जाता है डीसी। सी पजेसिव केस, शॉर्ट में कहते हैं पीसी, इसी का दूसरा नाम है जेनेटिव केस, शॉर्ट में कहते हैं जीसी। चौथा है वोकेटिव केस, शॉर्ट में कहते हैं इसको वीसी। तो क्लियर हो गया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस और जेनेटिव केस, चौथा वोकेटिव केस। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस के बारे में, यानी सब्जेक्टिव केस के बारे में। व्हाट इज सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस?
when a noun or a pronoun works as a subject in the sentence is called nominative case. When a noun or a pronoun works as a subject in the sentence is called nominative case. यानी जब वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम सब्जेक्ट के रूप में काम करता हो तो उसे कर्ता कारक कहा जाता है, यानी नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों का अर्थ होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक when a noun or a pronoun works as a subject in the sentence is called nominative case और subjective case। देखिए, when a noun or a pronoun works as a subject in the sentence is called nominative case और subjective case। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करता हो तो उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस अर्थात कर्ता कारक कहा जाता है। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस अर्थात कर्ता कारक कहा जाता है। एग्जाम्पल, राम वर्क्स हार्ड। राम कठिन परिश्रम करता है, तो काम जो करता है इसमें कौन करता है? राम। तो यहां राम नॉमिनेटिव केस हो गया, कर्ता कारक, क्योंकि ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये नाउन है और कर्ता के रूप में आया है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है। आई am reading a novel। I am reading a novel। तो यहां पर I मीन्स मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, तो इसमें I जो एक प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के रूप में यहां आया है, इसलिए ये हो गया यहां पर नॉमिनेटिव केस। यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन वाक्य में जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाएगा, यानी कर्ता कारक कहलाएगा। यूसेस ऑफ नॉमिनेटिव केस, नाउन प्रोनाउन में आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूसेस ऑफ नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक का प्रयोग। यानी कर्ता कारक का प्रयोग कहां कहां होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 11th या 12th एग्जाम के लिए भी एवं
कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला रूल है, मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं। पहला रूल है कि असर्टिव सेंटेंस में यानी कथनात्मक वाक्य में वर्ब के पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। फिर से समझिए, पहला नियम है कि असर्टिव सेंटेंस अर्थात कथनात्मक वाक्य में वर्ब के पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। ट्रिक देखिए, वर्ब के पहले कौन केस आएगा? नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस इसी में से आएगा। कौन सेंटेंस में? तो असर्टिव सेंटेंस में। जब ये सेंटेंस असर्टिव होगा तो वर्ब के पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। अब कहिएगा असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा। क्लियर? यानी वाक्य के शुरू में ब्लैंक अर्थात रिक्त स्थान रहेगा और उसके बाद कोई वर्ब रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि असर्टिव है। जैसे देखिए, मी। अब देखिए, मैंने क्या कहा था? शुरू में रिक्त स्थान और उसके बाद वर्ब रहेगा। तो इसमें देखिए क्या हो, आई या मी। मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में यानी रिक्त स्थान के तुरंत बाद वर्ब रहता है। तो असर्टिव सेंटेंस में वर्ब के पहले कौन केस आता है? एनसी यानी नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक देखिए इसमें से क्या है? यहां पर है आई, तो इसमें होगा आई। मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2, इंटरैक्टिव सेंटेंस में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, यहां मेन वर्ब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो कहिएगा इंटरैक्टिव सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे? तो लास्ट में ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। तो इसको कहते हैं इंटरैक्टिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जब सेंटेंस इंटरैक्टिव हो यानी प्रश्नवाचक हो, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। फिर से समझिए, यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक हो यानी इंटरैक्टिव हो, तब उसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। इसका सबसे बड़ा पहचान है इंटरैक्टिव सेंटेंस का ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे देखिए, अब देखिए यहां क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसमें भरना है मी यू आर डॉट यानी ब्लैंक रीडिंग और राइटिंग क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैंने क्या बताया कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इससे पता चल गया कि इंटरैक्टिव सेंटेंस है। यहां शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, इसी को सहायक क्रिया कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। तो अब देखिए इसमें नॉमिनेटिव केस क्या है? यू। क्योंकि इंटरैक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉमिनेटिव केस आता है, तो इन दोनों में देखिए कि नॉमिनेटिव केस कहां है? यू। मी तो नहीं है, नहीं है, तो यहां हो जाएगा यू। क्या तुम पढ़ रहे हो या लिख रहे हो? तो यहां यू हो गया नॉमिनेटिव केस।
इट प्लस इज ऑब्लिक वॉज, यानी इट के बाद इज या वॉज रहेगा तो इसके तुरंत बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। ट्रिक में देखिए, इट प्लस इज ऑब्लिक वॉज, इनके तुरंत बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इट इज, मी, आई, तो इट इज के तुरंत बाद क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस। देखिए मी और आई में नॉमिनेटिव केस कौन है? तो आई है। बहुत सारे लोग बोल चाल में इट इज मी कह देता है, जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, वो गलत है। इट इज मी बिल्कुल गलत है। करेक्ट होगा इट इज आई, क्योंकि इट के बाद जब इज या वॉज आता है तो इसके तुरंत बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। तो इट इज आई का मतलब हो गया मैं ही तो हूं। इट वॉज, अब बताइए इसमें क्या होगा? इट के बाद वॉज आ गया ना, तो इसके बाद क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस। तो देखिए हर और शी में कौन है नॉमिनेटिव की? शी। यहां हो जाएगा इट वॉज शी, वह ही तो थी। क्लियर? सीधे ट्रिक के माध्यम से समझिए, सीधे ट्रिक के माध्यम से समझिए कि एज या देन के पहले नॉमिनेटिव केस हो तो एज या देन के बाद जितना भी आएगा, एज या देन के तुरंत बाद वो नॉमिनेटिव केस ही होगा। यानी एज या देन के पहले और नॉमिनेटिव केस हो तो एज या देन के बाद भी नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होता है। ये पूरा याद रखिएगा। जैसे देखिए, शी इज एज गुड एज ही और हिम, आपको भरना है। तो यहां देखिए एज लगा हुआ है, तो एज के पहले कौन केस है? शी, सी, यानी नॉमिनेटिव केस। तो एज के पहले नॉमिनेटिव केस है, तो एज के बाद कौन सा केस आएगा? नॉमिनेटिव केस। तो ही और हिम में देखिए नॉमिनेटिव केस कौन है? ही, हिम। हिम तो नहीं है, ही है, तो यहां हो जाएगा ही। वह उतनी ही अच्छी है जितना कि वह। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू।